हेलो बच्चों, मैं हूं वैशाली टंडन स्वास्तिक एजुकेशन से और हम आज सेक्शन डी डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी स्टैंडर्ड 12th का। तो बच्चों इसमें सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 जो सेक्शन डी है। जब तक आप अपने सेक्शन डी पे पहुंचोगे बच्चों तो जो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा वो सेक्शन क्वेश्चन नंबर होगा 29 सेक्शन डी का। तो आओ इसका हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। सो द गिवन below is a set of information about some fruits and seeds। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है फ्रूट और सीड्स के बारे में। तो आप बच्चों देखते हैं कि वो क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आप देख सकते हो कि जो फ्रूट पी है उसके लिए क्या लिखा हुआ है, द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक डेवलप इनटू द एम्ब्रियोस। ठीक है, मतलब क्या लिखा हुआ है बच्चों, न्यूसेलर के जो सेल्स हैं, न्यूसेलस के जो सेल्स हैं वो एम्ब्रियो सेक में एंटर कर जाते हैं एंड दे स्टार्ट बिहेविंग एज एम्ब्रियो, राइट। एंड वी नो दैट कि ये जो कंसेप्ट है बच्चों, ये कंसेप्ट आपका जनरली जाता है एपोमिक्सिस का। ठीक है, ये एपोमिक्सिस का कंसेप्ट जाता है और साथ ही इसमें हमने एक और चीज पढ़ी थी, वो थी पॉली एम्ब्रियोनिक। इसमें हमने पॉली एम्ब्रियोनिक के बारे में भी पढ़ा था। तो जो न्यूसेलर सेल्स हैं वो जब एम्ब्रियो सेक में एंटर कर जाते हैं तो दे आर ऑलरेडी डिप्लॉयड। ठीक है, जो न्यूसेलर सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। तो अगर वो एम्ब्रियो सेक में एंटर कर जाते हैं तो दे बिहेव एज एन एम्ब्रियो। ठीक है, तो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें बच्चों आपका सीड का फॉर्मेशन भी होगा अलॉन्ग विद द फ्रूट। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं तुम्हारा क्यू वाला। तो ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट बाय द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। मतलब इसमें क्या लिखा है बच्चों कि जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप हो रही है लेकिन ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन है ये भी। ठीक है, बट इसमें सीड नहीं बनता है बच्चों, तो ये जनरली पार्थेनोकार्पी है, पार्थेनोकार्पी। ठीक है, देखो ऊपर वाले में क्या था कि सीड भी बनेगा पर यहां पे कोई सीड नहीं बनता है। फिर हम देखेंगे आर के बारे में क्या लिखा हुआ है, विल सी ऑफ आर। तो द थैलेमस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे थैलेमस का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है फ्रूट बनाने के लिए। तो बच्चों थैलेमस का फ्रूट कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब आपका ये हो गया फॉल्स फ्रूट। ये आपके कौन से फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द फॉल्स फ्रूट। ठीक है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, जिसमें फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होगा लेकिन उसमें जो एडिबल पार्ट होगा वो ओवरी के अलावा दूसरे पार्ट्स भी होंगे। मतलब उसमें ओवरी एडिबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड्स ऑन द फ्रूट, बट उसमें जो एडिबल पार्ट है दैट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, वो फ्लावर के दूसरे पार्ट से कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट एस, ठीक है, अगर हम एस वाले का देखें तो बच्चों इसमें क्या लिखा है, द ओवरी मैच्योर्स इनटू द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो ओवरी है वो फ्रूट में मैच्योर होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब बच्चों ये बात कर रहे हैं ट्रू फ्रूट के बारे में, दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रू फ्रूट। तो देखो हमने क्या किया ना, पहले जो जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी उससे जो भी चीज़ें हमें पता है हमने थोड़ी सी नोट डाउन कर ली। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बच्चों वो हम देखते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द जस्टिफिकेशन फॉर ईच आंसर। तो मतलब तुम्हें आंसर्स करना है, जहाँ पे जस्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी हम वहाँ जस्टिफिकेशन भी देंगे बच्चों। सो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, यू कैन सी दैट हाउ मेनी एम्ब्रियो सेक्स विल बी प्रेजेंट इन ईच ओव्यूल ऑफ एस। मतलब बच्चों यहाँ पे वो लोग एस के बारे में बोल रहे हैं। जो एस हमारा फ्रूट था वो कैसा फ्रूट था, ट्रू फ्रूट। जो एस हमारा फ्रूट था वो कैसा था, ट्रू फ्रूट था। ठीक है, चलो आगे देखें फिर से। Again we'll read the question. So how many embryo sacs will be present in each ovule of S before maturation? है ना, maturation से पहले कितने embryo sacs है, and how many egg will be present in each embryo sac when the embryo sac is developed from single megaspore. तो बच्चों ये बात तुम्हें ऑलरेडी पता है कि जब सिंगल मेगास्पोर से हमारा एम्ब्रियो सेक डेवलप होता है, ठीक है, तो इट हैज़ ओनली वन एम्ब्रियो सेक। ठीक है, एक ही एम्ब्रियो सेक होगा और हर एक एम्ब्रियो सेक में बच्चों एक ही एग सेल होता है। दिस इज कंपल्सरी। जब सिंगल मेगास्पोर है
एक मेगास्पोर से बच्चों एक ही आपका एम्ब्रियो सेक डेवलप होता है, और एक एम्ब्रियो सेक के अंदर बच्चों एक ही एक सेल क्या होगा आपका प्रेजेंट होगा. ओके, नाउ विल सी द सेकेंड क्वेश्चन. विच ऑफ दिस फ्रूट्स एग्जिबिट्स पॉलीएम्ब्रियोनी. तो ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया ना. क्या लिखा है? विच ऑफ द फ्रूट्स एग्जिबिट्स पॉलीएम्ब्रियोनी. पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब क्या होगा कि एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज का होना, है ना. व्हाट डज पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स? पॉली मतलब मेनी, एम्ब्रियोनी यानी एम्ब्रियोज. ठीक है, मेनी एम्ब्रियोज इन अ सिंगल सीड. तो ये कब होता है? एपोमिक्सिस के वक्त. ठीक है, तो कौन सा वाला फ्रूट था बच्चों एपोमिक्सिस के लिए? पी वाला था. तो विच ऑफ दिस फ्रूट्स? तो आंसर इज पी. विल देयर एम्ब्रियोज एग्जिबिट जेनेटिक वेरिएशन? नो, कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? बिकॉज वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हुआ है. इट हैज डेवलप्ड ड्यू टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना बच्चों. उसमें क्या हुआ था? सपोज दिस इज अ दिस इज एन एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक के सराउंडिंग में, एम्ब्रियो सेक के सराउंडिंग में इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियस सेल्स हैं. ठीक है, नाउ जब ये न्यूक्लियस सेल्स अंदर की तरफ एंट्री लेते हैं तो ये ऑलरेडी डिप्लॉयड होते हैं, तो दे स्टार्ट बिहेविंग एज एम्ब्रियो, है ना. तो इसमें कोई फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं. इसमें तो जो न्यूक्लियस के सेल्स थे जो कि डिप्लॉयड थे वो एम्ब्रियो सेक में एंटर कर गए, तो जिसकी वजह से दे वर बिहेविंग एज एम्ब्रियो, जिसकी वजह से पॉलीएम्ब्रियोनी का कंसेप्ट आता है. इसलिए और कोई वेरिएशन इसमें देखने को नहीं मिलेंगे. वेरिएशंस कब होते हैं? कि जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब दो अलग अलग गैमेट्स का फ्यूजन होता है. ठीक है, तब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त वेरिएशंस देखने को मिलेंगे. या मियोसिस का प्रोसेस होता है तो आपको क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन देखने को मिलेंगे. बट यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तो कोई वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगे. नाउ व्हाट विल बी ऑफ द प्लॉइडी. तो प्लॉइडी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज 2n. डिप्लॉयड होंगे. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के सेल्स ही आए ना. तो न्यूक्लियस के सेल्स भी कैसे थे बच्चों? 2n थे. ठीक है, तो ये आपका ए और बी क्वेश्चन हुआ. अब इसके अटेम्प्ट में आपको आता है कि या तो आप सी और डी अटेंड करो. अटेम्प्ट आइदर मतलब सी या डी में से कोई भी एक अटेम्प्ट आप कर सकते हो. ये दोनों तो आपको कंपलसरी अटेंड करने, इन दोनों में से आप एक कर सकते हो. अब विच ऑफ दिस फ्रूट्स, आप देख सकते हो यहाँ क्वेश्चन क्या है. विच ऑफ दिस फ्रूट्स कैन बी कंसिडर्ड एज पार्थेनोकार्पिक. इसमें से कौन से फ्रूट्स को हम पार्थेनोकार्पिक कंसिडर कर सकते हैं बच्चों? तो देखो हमने ऊपर देखा था पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हमारा कौन सा वाला था? क्यू वाला. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स के एप्लीकेशन से हुआ था ना. तो आपका विच ऑफ दिस फ्रूट्स? तो क्यू. ठीक है, जो क्यू वाला है उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, रीजन में क्या आएगा? इट वाज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड सो इट डज नॉट हैव सीड्स. इसलिए बच्चों उसके पास सीड्स भी नहीं होंगे. ओके, तो दैट्स अ वेरी इजी वन. देखो हमने ना स्टार्टिंग में जब ये टेबल करना था तो हमने काफ़ी चीज़ें उसी वक्त क्लियर करके यहाँ पे लिख दी. तो उसके बाद ना वो क्वेश्चन उसके बेसिस पे सॉल्व करना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा. तो पहले जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको बहुत ढंग से समझो बच्चों, बहुत ध्यान से उसको क्वेश्चन को रीड करो, उसका मीनिंग आप हिंदी में करो, वॉट एवर योर मदर टंग इज. ठीक है, आप उसमें उसको ट्रांसलेट करो, तब आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होगा. और एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो आप बहुत अच्छे से इसको आंसर कर पाओगे. बायोलॉजी इज नॉट दैट डिफिकल्ट. सिर्फ थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान देना है एंड यू विल बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स. स्टूडेंट्स कम ऑन, विल मूव टू द नेक्स्ट. सो विच ऑफ द फ्रूट्स PQRS इज अ ट्रू फ्रूट विथ सीड्स. तो ये तो हमको ऑलरेडी पता है ना, हमने तो लिख ही दिया था. ट्रू फ्रूट कौन सा था? S. और उसी में तो सीड्स भी होंगे. तो द आंसर इज S. गिव रीजन. ठीक है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से डेवलप हुआ है. It is developed due to फर्टिलाइजेशन. ये फर्टिलाइजेशन की वजह से डेवलप हुआ है. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की वजह से डेवलप हुआ है तो फ्रूट भी बनेगा और ओवरी भी बनेगा. और फर्टिलाइजेशन से डेवलप होने की वजह से इसमें क्या था बच्चों? इसमें जो ओवरी है दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट. ठीक है, जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और जो ओव्यूल होता है बच्चों वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द
सीड, ठीक है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द सीड। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 था। और बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, इसमें 2 ही क्वेश्चन आते हैं सेक्शन डी में एंड पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये। सो नाउ यू कैन सी द ग्राफ बिलो शोज एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन, किसका कंसेंट्रेशन शो कर रहे हैं, एंटीबॉडी का इन यंग काफ्स, ठीक है, यंग काफ्स मतलब समझ रहे हो ना, जो काऊ के जो बेबीज होते हैं, राइट, वी कॉल देम काफ्स। स्टडी द ग्राफ, तो ये ग्राफ को देखो तुम, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, टाइम। एक्स एक्सिस पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, टाइम देखने को मिल रहा है, ओके। और वाई एक्सिस पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन। वाई एक्सिस पे तुम्हें एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिल रहा है। तो देखो इस ग्राफ में क्या समझ में आ रहा है कि जैसे ही वो बच्चे का बॉर्न होता है ना, तो देखो तुम्हारी ये वाली जो इम्यूनिटी है, दिस वन, ठीक है, ये कौन सी इम्यूनिटी लिखा हुआ है, पैसिव इम्यूनिटी, जो कि कोलेस्ट्रॉम से मिल रही है। तो आप देख रहे हो पहले दिन ये इम्यूनिटी कितनी पिक पर है, बट जैसे जैसे टाइम जा रहा है तो ये इम्यूनिटी कम हो जा रही है, ठीक है, ये एक चीज़ दी हुई है। दूसरा तुम देखो जो दूसरी इम्यूनिटी है वो पहले दिन से धीरे 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 बढ़ रही है, धीरे 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 इंक्रीज होती जा रही, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी, दैट इज इम्यून सिस्टम। तो इनिशियली पैसिव इम्यूनिटी के बारे में दिया है, फिर एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अब जब तक पैसिव इम्यूनिटी कम हो जाती है और जब तक एक्टिव इम्यूनिटी बढ़ नहीं जाती, तब तक उस पीरियड को क्या कहा गया है, हाई रिस्क पीरियड। उस पीरियड को क्या कहा गया है बच्चों, हाई रिस्क पीरियड। तो आओ हम देखते हैं इसके बारे में। सो क्वेश्चंस क्या है, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन द पैसिव एंड द एक्टिव इम्यूनिटी इन दिस केस। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच का डिफरेंस क्या है बच्चों, ओके। तो आओ हम इसको देखते हैं एक्टिव और पैसिव में। तो अगर हम पैसिव का देखें और साथ में एक्टिव, ठीक है, तो बच्चों जो पैसिव इम्यूनिटी रहती है, ठीक है, उसका जो इफेक्ट होता है दैट इज शॉर्ट टर्म इफेक्ट, ठीक है। वहीं पे एक्टिव इम्यूनिटी का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, ठीक है। दिस इज नॉन मेमोरी बेस्ड एंड दिस इज मेमोरी बेस्ड, ठीक है। ये बहुत फास्ट रिएक्शन देती है एंड दिस गिव्स स्लो। तो पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म इफेक्टिव है, लेकिन बहुत स्पीड में रिएक्शन देगी, एकदम एकदम फटाक से तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, और कोई भी मेमोरी बेस्ड नहीं, ठीक है, उसमें कोई मेमोरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देगी आपको, और उसमें मेमोरी सेल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, बट इट इज स्लो, ठीक है, वो थोड़ी सी स्लो होती है, टेक सम टाइम, वो थोड़ा सा बच्चों टाइम लगाती है ना। तो ये आपका डिफरेंस हो गया कि एक्टिव और पैसिव में क्या होगा, ओके। नाउ व्हाट काइंड ऑफ इम्यूनिटी विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू द काफ। अब कौन सी इम्यूनिटी आएगी जब हम वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं। तो बच्चों पहले देखो वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में हम या तो कोई डेड पैथोजन या वीकेंड पैथोजन, वीकेंड पैथोजन को ऐड करते हैं, या पार्ट ऑफ पैथोजन, ठीक है, इज इंसर्टेड। ये चीज़ें जो है, ठीक है, दैट इज, ये चीज़ों को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है इनटू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब बच्चों ये इंसर्ट करने से क्या होता है, ठीक है, व्हेन यू इंसर्ट दिस, सो व्हाट विल हैपन, द बॉडी विल नॉट डेवलप डिजीज, वो डिजीज तो नहीं बनाएगी, बट विल क्रिएट मेमोरी। बच्चों मेमोरी बना लेगी, मतलब मेमोरी सेल्स बना लेगी, ऐसे कोई डिजीज नहीं होगी। तुमने जब तुम वैक्सीन लेने जाते हो, बचपन में जब तुम छोटे थे तो तुमने वैक्सीन ली, अब वैक्सीन लेने के बाद, ठीक है, वैक्सीन तुमने ले ली, अब वैक्सीन के बाद तुम बीमार थोड़ी हो जाते हो, तुम्हारी बॉडी को क्या कर दिया जाता है, एक्टिवेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें बॉडी को क्या कर दिया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है, जिसकी वजह से कि जब एक्चुअल पैथोजन तुम्हें आके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, जब एक्चुअल पैथोजन आके तुम्हें डिजीज कॉज करने की कोशिश करेगा बच्चों, उस टाइम पर, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी सेल्स बने हुए रहेंगे। तो वो मेमोरी सेल से हम, हमारी जो बॉडी है
वो पर्टिकुलर पैथोजन से फाइट करेगी एंड वी वोंट बी हैविंग दैट डिजीज, हमें वो बीमारी नहीं होगी। तो बच्चों क्वेश्चन क्या था कि व्हाट काइंड ऑफ इम्यूनिटी विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू द काफ एंड वाई। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कौन सी वाली इम्यूनिटी होगी, ये कौन सी इम्यूनिटी होगी। सो दिस इज एक्टिव, तुमने अपनी इम्यून सिस्टम को एक्टिव किया ना, तो आंसर इज एक्टिव इम्यूनिटी। एंड वाई, तो मैंने आपको उसका रीजन दे दिया कि जब भी हम वैक्सीन, दैट इज कोई भी डेड पैथोजन है या वीकेंड पैथोजन है या कोई पार्ट ऑफ पैथोजन जब हम ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर रहे होते हैं तो बॉडी उसके अगेंस्ट डिजीज तो डेवलप नहीं करती है, बट बॉडी एक्टिवेट हो जाती है एंड मेमोरी सेल्स को क्या करेगी बच्चों, क्रिएट करेगी। ओके चलो नेक्स्ट, अगेन इसमें भी सी और डी में से आपको ऑप्शन दिया हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेंड डज पैसिव इम्यूनिटी शो एंड वाई। हम ऑलरेडी देख चुके थे ये किस तरीके का ट्रेंड शो कर रही है बच्चों। तो देखो पहले दिन ये एकदम तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, बट एक ही दिन में वो धीरे 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 घट जाती है, मतलब विद इन 1 मंथ, ठीक है, ऑलमोस्ट, जैसे मतलब देखो 14th डे पे ही वो एकदम डिक्लाइन हो चुकी है, ऑलमोस्ट डिक्लाइन, 14th डे पे ही वो ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो चुकी है बच्चों। तो ये पैटर्न क्या शो कर रही है कि पैसिव इम्यूनिटी जो है वो इनिशियली तो फर्स्ट डे पे तो एकदम मतलब बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी। कोलेस्ट्रॉम है ना, कोलेस्ट्रॉम तुम्हारा क्या है, फर्स्ट फ्यू इनिशियल डेज ऑफ मिल्क, जो पहले कुछ दिनों का जो मदर का मिल्क होता है, ठीक है, मदर्स मिल्क, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉम, राइट। तो ये जो कोलेस्ट्रॉम है ये स्टार्टिंग में तो इम्यूनिटी उसको प्रोवाइड कर रहा है, बट ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, फिर धीरे 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 वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। वाई, ठीक है, वो ऐसा क्यों शो करता है, बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी मेमोरी सेल्स, बिकॉज इट डज नॉट मेक मेमोरी सेल्स, ये कोई मेमोरी सेल्स फॉर्म नहीं करता उसकी वजह से। अगर मेमोरी सेल्स होते ना तो कंटिन्यूसली फाइट करने की एबिलिटी रहती, बट उसको तो कुछ याद ही नहीं है ना, और सारे यूज हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट मेक एनी मेमोरी सेल्स एंड ऑल द एंटीबॉडीज आर यूज्ड अप एंड ऑल द एंटीबॉडीज आर यूज्ड अप, सारी एंटीबॉडीज क्या हो जाती है बच्चों, यूज हो जाती है, और कोई मेमोरी सेल्स होते नहीं है, तो कहाँ से नई एंटीबॉडीज बनेगी भैया। तो तुम्हें कैसा ट्रेंड देखने को मिलता है कि इनिशियली जब पैसिव इम्यूनिटी होती है तो बहुत बढ़िया सा रिस्पॉन्स शो करती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे 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 रिस्पॉन्स कम हो जाता है। वाई, बिकॉज ऑल द एंटीबॉडीज दैट वर प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रॉम इज बीइंग यूज्ड अप एंड दिस इम्यूनिटी डज नॉट हैव मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स नहीं होने की वजह से बच्चों ये इम्यूनिटी वहीं पे रुक जाएगी। चलो आगे, नाउ व्हाई डज द एक्टिव इम्यूनिटी स्टार्ट्स आफ्टर 14 डेज एज पर द होल ग्राफ। एक्टिव इम्यूनिटी बच्चों 14 डेज के बाद क्यों स्टार्ट होती है बच्चों, बिकॉज इट टेक टाइम्स यार बच्चों, इसको टाइम लगता है। ये इम्यूनिटी धीरे धीरे बॉडी में पैथोजेंस के एक्सपोजर से डेवलप होती है, तो इट टेक्स टाइम, इट्स वेरी स्लो। तो धीरे धीरे पैथोजन से एक्सपोज होगी एंड इट विल स्टार्ट एक्टिवेटिंग लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो आपका आप क्या लिख सकते हो, ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है it slowly starts differentiating lymphocytes and makes memory cells, ठीक है, इसलिए इसको टाइम लगता है, बट एक बार टाइम लगेगा, इट इज स्लो, ठीक है, ये लैग होते हैं, इसमें लैग फेज आता है, but it's a long time effect, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट प्रोवाइड करती है। ओके चलो तो आगे देखते हैं। तो बच्चों आपका ये था, और ये आपका विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए बच्चों सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बट दे हैव नॉट गिवन अ ग्राफ इन दिस, ठीक है, इन्होंने वही सेम चीज़ को सिर्फ रिप्रेजेंट किया है, दो क्वेश्चंस आर ऑल सेम। तो आपका सेक्शन डी में बच्चों सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं, जिसके भी कंसेप्ट क्लियर होंगे बच्चों ये 8 मार्क्स तो आप यूँ ईजिली गेन कर सकते हो, ठीक है। सो स्टे ट्यून एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी द सेक्शन ई।
चलो, सो बाय बाय बच्चों, एंड आई होप यू एंजॉय दिस सेशन.